वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उसको किस तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर ही। तो आपको बता दूं कि ये तमाम सारे जो आपके समक्ष चैप्टर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स हमको पढ़ना है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में 2023, 24, 25 आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यही सिलेबस रहेगा। चूँकि जो नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस लागू किया गया है सभी विश्वविद्यालयों में, वो सेम सिलेबस है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आपके लिए यही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का लगभग उभयनिष्ठ सिलेबस हो चुका है, यानी कॉमन सिलेबस हो चुका है, कॉमन मिनिमम सिलेबस। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय या फिर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बिहार में बीए। तो ये तमाम प्रकार के और भी तमाम सारे विश्वविद्यालय, जैसे कि आप देखेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, प्रोफेसर रज्जू भैया, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर की, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं और भी कानपुर विश्वविद्यालय, CSGMU, ठीक है। तो इन सभी का सिलेबस सेम ही है। और बाकी विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, खास करके जैसे आप देखेंगे कि जैसे सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, या चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, या इसके अलावा आप देखिएगा कि जैसे और भी तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं। सभी के नाम एक प्रकार से मैं यहाँ पर याद करके नहीं आया हूँ, ठीक है। लेकिन आप किसी भी विश्वविद्यालय में संबंधित है या आपका कॉलेज किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित है तो आप यही सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है इसी को मैं बताने के लिए इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र, कुछ भी आप बोलो, बात एक ही है, ठीक है। पेपर नेम क्या है, हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देखेंगे पेपर नेम, यानी कि आपका जो पेपर नेम है वो क्या है भाई, तो पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स। पॉलिटिकल माने होता है राजनीतिक, थ्योरी माने होता है आपका क्या, थ्योरी माने क्या होता है आप बताएं, सिद्धांत। थ्योरी माने क्या होता है, सिद्धांत। और कॉन्सेप्ट माने क्या होता है, अवधारणाएं, अवधारणा, ठीक है। तो अवधारणा का सीधा सा मतलब होता है मीनिंग एंड डेफिनेशंस इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार राजनीति विज्ञान में हमको उसके सिद्धांतों में किन किन अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत और राजनीति विज्ञान की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, उन समस्त सिद्धांतों के बारे में और अवधारणाओं के बारे में हमको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी विधिवत तरीके से कर पाएँ। इसके अलावा 2022 के जो हमारे मॉडल पेपर पड़े हुए हैं उनको आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट 2022 वाली पड़ी हुई है, उसको देखिएगा। 2023 की प्लेलिस्ट मैं जल्द ही बना दूंगा, तो आप सभी लोग उसको लेकर के एकदम से तैयार हो जाइएगा। बीए सेकंड सेमेस्टर की तमाम सारी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपकी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन भी मार्केट में आ चुका है प्ले स्टोर पर, जल्द ही उस पर भी आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। बाकी आपके चैनल पर तो क्लासेस हमेशा होती रहेंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं जब हम बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, राजनीति शास्त्र विषय वस्तु लिए होते हैं। पहला चैप्टर हमको पढ़ना है राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान के बारे में क्या, राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा समझना है। उसके बाद में राजनीति विज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर समझना, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की जो है परिभाषा विद्वानों ने किस किस प्रकार से दी है, कौन से विद्वान ने किस तरीके से या फिर किस चीज़ को ध्यान में रख करके चीज़ों को किया है, और उसके हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस आखिरकार
वो पॉलिटिकल साइंस में आखिरकार क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है वो विषय क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस की प्रकृति यानी नेचर में हम ये देखेंगे कि भाई पॉलिटिकल साइंस का नेचर कैसा है, पॉलिटिकल साइंस क्या साइंस है या फिर एक आर्ट है यानी कला है, यानी कि राजनीति विज्ञान क्या एक विज्ञान है या फिर एक कला है, या ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है या साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसको जानेंगे। क्या ये अर्ध विज्ञान है? तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस एक अर्ध विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम तमाम सारे तथ्य, एक तथ्य मैं वो बताऊंगा जिसमें हम ये बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस भाई मतलब कि सामाजिक विषय है। एक तथ्य मैं वो बताऊंगा जिसके अंतर्गत मैं ये सिद्ध करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस वैज्ञानिक विषय वस्तु है, ठीक है। तो अच्छा, वैज्ञानिक विषय वस्तु के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस की जो है प्रकृति कैसी है। जैसे कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान पॉलिटिकल साइंस में होगा तो जाहिर सी बात है हम इसको विज्ञान कहेंगे। वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग होगा तो जाहिर सी बात है हम पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान कहेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की विधि प्रविधियों का प्रयोग होने के साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस क्या प्रैक्टिकल जो है सोचता है या प्रैक्टिकल करता है। जैसे प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल होता है वैसे का प्रैक्टिकल इसमें होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इस मामले में थोड़ा सा उसमें ढीला पड़ जाता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एकदम से भविष्यवाणी नहीं करता है कि भाई आने वाले समय में राज्य का स्वरूप कैसा होगा, ये पॉलिटिकल साइंस नहीं बताता है, लेकिन थोड़ा सा आशंका जरूर जताता है कि आने वाले समय में पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा। आज के 10,000 साल पहले राज्य का स्वरूप कैसा था और आज राज्य का स्वरूप कैसा है। आप अभी देखिए 1857 के मतलब कि जब भारत देश आज़ाद नहीं था उससे पहले भारत कैसा था। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वहाँ पर स्वतंत्र शासन के रूप में राजा लोग अपने अपने एरिया का शासन करते थे और कर वसूलते थे, तो वो राजशाही थी। अब क्या हो गया, अब गणतंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बदल रहा है। क्या पॉलिटिकल साइंस विषय वस्तु के अंतर्गत ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले 100 सालों के अंतर्गत लोकतंत्र आएगा जीवन में? क्या कहा था किसी ने? बिल्कुल नहीं कहा था। तो कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल साइंस इन मामलों में थोड़ा पीछे रह जाता है और इसी दृष्टि से हम पॉलिटिकल साइंस को ना तो सामाजिक मतलब कि ना तो हम सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में पूर्ण रूप से रख पाते हैं और ना ही वैज्ञानिक श्रेणी में पूर्ण रूप से रख पाते हैं। हम उसको अर्ध विज्ञान कह सकते हैं, सेमी साइंस उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से हम पूरा समझेंगे। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में राज्य के अध्ययन के रूप में किन किन विद्वानों ने देखा, किन विद्वानों ने जो है खास करके राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देखा, किन विद्वानों ने सरकार के अध्ययन के रूप में केवल देखा पॉलिटिकल साइंस को। तो इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास हम चैप्टर नंबर 1 में करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसको लेकर के चैप्टर वाइज वीडियो जब मैं प्रोवाइड करवा रहा था 2022 वाली, तो वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम उसके बाद में पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को जैसे हम चर्चा करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम किन किन विधियों का प्रयोग करके, यानी मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, किन मेथड्स का प्रयोग करके हम पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टडी कैसे की जाती है, किन पद्धतियों का, किन मेथड का प्रयोग करके राजनीति विज्ञान की, उन पद्धतियों पर फोकस करेंगे और उन पद्धतियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम पद्धतियों के बारे में अध्ययन कर लेंगे उसके तुरंत बाद हम चर्चा करेंगे किसके बारे में भाई, चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा आपका। चैप्टर नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान और खास करके अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके बीच में क्या संबंध है और क्या अंतर है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे और कहीं ना कहीं पे जो डिफरेंस है यानी कि जो अंतर है उस अंतर पर भी हमारी पैनी नज़र पड़ी रहेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस तरीके से है, समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान का कैसा संबंध है, इतिहास से कैसा संबंध है और इसके अलावा मानव शास्त्र से कैसा संबंध है, भूगोल से कैसा संबंध है, इन तमाम प्रकार के या इसके अलावा और भी तमाम सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, शिक्षा शास्त्र से क्या संबंध है, ठीक है, अर्थशास्त्र से कैसा संबंध है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर हम नजर डालेंगे। आपको पता होगा समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान बड़ा घनिष्ठ संबंध रखता है। इतिहास ही कहीं ना कहीं पे वर्तमान मतलब इतिहास ही वर्तमान का राजनीति विज्ञान होता है। आप देखते हैं कि इतिहास में जो बीत जाता है उन्हीं चीज़ों को हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं।
या जो वर्तमान का इतिहास है वही पॉलिटिकल साइंस, वही राजनीति विज्ञान होता है, ऐसा भी विद्वानों ने कहा है। तो इन तमाम प्रकार के पहलुओं को हम एक एक करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चिंता कर दे कि आपको आवश्यकता नहीं है। मॉडल पेपर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, तो इसके संबंधों को चर्चा करें। राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का क्या संबंध रहा है और उनमें क्या अंतर रहा है, ऐसे इस तरीके को लेकर के एक आध दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र में मतलब संबंध बताते हुए उनके बीच विभेद स्पष्ट कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको आए दिनों एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। 2022 में लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में यह प्रश्न पूछा गया और इस प्रश्न का उत्तर मैंने मॉडल पेपर में ऑलरेडी बता रखा था और आपने आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। ठीक है, आपको बता दूं कि जैसे ही हम संबंधों को खत्म करेंगे उसके तुरंत बाद हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण यानी कि क्या क्या उपागम हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन चीज़ों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण यानी उपागम, राजनीति विज्ञान किन किन चीज़ों यानी किन किन पहलुओं को ध्यान में रख करके अध्ययन किया जा सकता है, उसके उपागम यानी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि राज्य के अध्ययन के रूप में और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके तुरंत बाद 5वां चैप्टर आपका आ जाएगा। 5वें चैप्टर में हम लोग राज्य के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं। सबसे पहले राज्य की परिभाषा को हम चर्चा करेंगे। राज्य की परिभाषा जैसे हम जानेंगे उसके बाद में राज्य के बहुत सारे तत्व होते हैं, मुश्किल से 4 मुख्य तत्व होते हैं राज्य के। राज्य के निर्माण में आपको बता दूं जैसे कि राज्य किससे बनता है, राज्य में निश्चित भूभाग होना परम आवश्यक है, यानी एक निश्चित भूभाग होगा तो उसी पर ना राजा शासन करेगा, तो एक निश्चित भूभाग होगा और उस भूभाग में निवास करने वाली जनसंख्या का होना भी परम आवश्यक है। क्या गाय भैंसों का एक प्रकार से आप उसमें इकट्ठा करके राजा बन जाएंगे, ऐसी नहीं, उसमें जनसंख्या निवास करनी चाहिए, वो भी मनुष्यों की। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये होगा, क्या सबसे पहला निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक सीमित भूभाग, सीमित आकार होना चाहिए। दूसरी बात कि बहुत सारे तत्व होने चाहिए। तत्व का क्या मतलब है भाई, बहुत सारे लोग होने चाहिए जो कि उसमें निवास करें, यानी कि जनसंख्या, दूसरा तत्व। तीसरा तत्व है भाई एक सरकार होना परम आवश्यक है। अगर सरकार नहीं हो जाएगी तो क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। यहाँ पर अराजकतावाद के बारे में हमको पढ़ना है, तो अराजकता फैल जाएगी अगर वहाँ पर कोई सरकार नहीं होगी। ठीक है, तीसरी बात हो गई आपकी क्या, सरकार। और चौथी बात है वह सरकार कैसी होनी चाहिए बाबू, वह सरकार आपकी संप्रभु होनी चाहिए, सॉवरेन कंट्री होनी चाहिए। सॉवरेन का मतलब होता है या एक प्रकार से संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश का एक प्रकार से हस्तक्षेप ना हो, ना ही आंतरिक मामलों में किसी देश के और ना ही बाह्य मामलों में। ठीक है, अर्थात जैसे भारत देश अपना इस समय है, भारत देश एक राज्य है। पॉलिटिकल साइंस में जब हम राज्य की बात करते तो उसका संबंध सीधा सा किससे होता है, देश से होता है। ठीक है, समझ रहे ना इतनी बातों को। तो भारत देश जो है अपना संप्रभु कंट्री है। कैसे संप्रभु कंट्री है, इसको आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। संप्रभु कंट्री का सीधा सा मतलब होता है कि आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र हुआ देश। तो भारत जो होता है अपना आंतरिक मामला खुद ही देखता है। मोदी जी ही अब आंतरिक मामलों में ही नियम बनाते हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना हुआ तो ब्रिटेन की महारानी से पूछ करके नहीं बनाते हैं, वो खुद ही बनाते हैं। तो अगर ब्रिटेन की महारानी से पूछ करके भारतीय संविधान में कोई बदलाव होता या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक प्रकार सिग्नेचर करने के मामले में मोदी जी उन पर डिपेंडेंट होते, तो खास करके अपना देश संप्रभु नहीं होता। तो इस संदर्भ में भारत क्या है, संप्रभु कंट्री है, यानी कि किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे बड़े देश का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप आंतरिक और बाह्य रूप से किसी देश पर अगर नहीं होता है तो वह देश संप्रभु कंट्री होता है, सॉवरेन कंट्री होता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? बिल्कुल, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे आप सभी लोग। चले, तो ये हम चर्चा करेंगे चीजें। तो ये राज्य की उत्पत्ति के तत्व हो गए जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो गया, या एक प्रकार से और भी तमाम सारे सिद्धांत हैं। तो उन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी, और किन विद्वानों ने कौन कौन से सिद्धांत, जैसे सामाजिक समझौते का सिद्धांत आप देखते हैं जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, इन लोगों की भूमिका रही खास करके। ठीक है,
तो लॉक, रूसो और इन सभी लोगों ने मिलकर के सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, तो उस सामाजिक समझौते के सिद्धांत को चर्चा करेंगे। और भी तमाम सारे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के बारे में खास करके आप देखेंगे कि एक भारतीय मत है, एक पाश्चात्य मत है, दोनों मतों को हम ध्यान में रख करके चर्चा करेंगे। और तीसरा जो 7वां जो चैप्टर आपका आएगा वो है राज्य के कार्य क्या क्या होते हैं, किसी भी देश के क्या कार्य होते हैं, उन कार्यों को लेकर के भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये राज्य के परिभाषा और राज्य के जो तत्व है वो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और राज्य के कार्य, ये चर्चा हमको करनी है। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे भाई संप्रभुता के बारे में। व्हाट डू मीन भाई संप्रभुता, सॉवरेनिटी, मैंने अभी भी बताया आपको सॉवरेनिटी के बारे में। संप्रभुता आपके समझ में आ गया। संप्रभुता में हम एकत्ववाद और बहुलवाद, इन दो विचारधाराओं पर जो है नजर डालेंगे, और इन दो विचारधाराओं के संदर्भ में हम संप्रभुता के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम 9वें चैप्टर में प्रवेश करेंगे। 9वें चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कानून के बारे में। लॉ क्या होता है, लॉ किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमको पढ़ना क्या होगा, जैसे कानून किसे कहते हैं, सबसे पहले ये प्रश्न बनेगा, कानून की विशेषताएं। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो कानून के अर्थ को समझेंगे, कानून की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को जानेंगे, इसकी विशेषताएं और कानून के और भी जो चीज़ें होंगी, कार्य उसके या फिर उसके जो तमाम प्रकार के पॉइंट्स होंगे या पहलू होंगे, तो लॉ के बारे में, कानून के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कानून क्यों बनाया जाता है, कानून क्या है, कानून किस लिए इम्पोर्टेंट है और किन पर लागू होता है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास हमारा रहेगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर है दंड। व्हाट इज दंड, दंड यानी पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, देखिए कानून के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कानून का उल्लंघन करता है। कानून का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं कि आप जैसे किसी को एक झापड़ मार दिए, एक थप्पड़ किसी को आपने मारा, तो ये क्या होगा, ये कानून के विरुद्ध हो गया। या फिर ये पता है कि भाई जो है किसी से बिहार में दारू बैन है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति वहाँ पर दारू बेचेगा तो वो कानून का खिलाफ है, यानी सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, अगर उनका आप उल्लंघन, संविधान के द्वारा जो, या आईपीसी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब हिंदी में, और उर्दू में आपने बहुत नाम सुना होगा अगर मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, ताज़े राते हिंद। तो ताज़े राते हिंद दफ़ा इतने के तहत आप सुनते होंगे। तो कानून एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा से अगर, यह एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है कानून, जिसमें लिखे हुए बातों का कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान उसी बगल में लिख दिया जाता है कि भाई अगर इस कानून का आप उल्लंघन करेंगे तो इस कानून के लिए आपको ये नाना प्रकार का दंड दिया जाएगा, या इस प्रकार का दंड दिया जाएगा, फला प्रकार का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कानून के उल्लंघन पर आपको दंड मिलेगा। तो दंड समझेंगे किसे कहते हैं, क्यों दिया जाता है और किस किस प्रकार के दंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। 11वां चैप्टर आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, एक प्रकार से स्वतंत्र व्यक्ति। स्वतंत्रता खास करके आप देखते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसके नारे आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति से ही शुरू होते हैं, तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता की परिभाषा को समझेंगे, यहीं से प्रश्न इतना आएगा, स्वतंत्रता किसे कहते हैं। आप अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आता है, स्वतंत्रता के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में समानता के बारे में जानेंगे कि समानता क्या है। स्वतंत्रता मतलब हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, मतलब हर व्यक्ति प्रकृति के यहाँ से स्वतंत्र पैदा हुआ है, मतलब स्वतंत्र है वो, किसी का दबाव किसी व्यक्ति पर ना हो, वो स्वतंत्रता है। समानता का सीधा सा मतलब होता है सभी व्यक्ति आपस में समान है, ऊंच नीच या वर्गीय भेद, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, जाति पात धर्म संप्रदाय, हर व्यक्ति आपस में बराबर है, ये बात जो है समानता प्रदर्शित करती है। ठीक है, 13वां है आपका न्याय। न्याय क्या होता है, मान लेते कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, और जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर देता है तो उस कानून के उल्लंघन के तदुपरांत उसको क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है। लेकिन मान लेते हैं वह कानून एक प्रकार से कानून का उल्लंघन किया ही ना हो, लेकिन उसको फर्जी फंसा जा रहा हो, तो उसको न्याय मिलता है। या फिर जिस पर कानून मतलब जिस व्यक्ति को मारा गया, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को किसी ने 2-3 जो है झापड़ लगा दिया,
तो क्या होगा, 2-3 झापड़ लगाने के बाद में उस व्यक्ति को बंद किया जाएगा, ठीक है, उस पर दंड दिया जाएगा। अगर उसको दंड ना दिया जाए तो व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा। यानी न्याय का सीधा सा मतलब होता है जो व्यक्ति एक प्रकार से क्या होता है, जो व्यक्ति प्रताड़ित होता है उसको न्याय मिलता है। न्याय की अवधारणा को समझेंगे, न्याय के कॉन्सेप्ट को पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद में न्याय के बाद में हम चर्चा करेंगे 14वां चैप्टर आपका शक्ति और प्रभाव। शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति का मतलब होता है आपका पावर, ठीक है, पावर। तो पावर की अगर बात की जाए तो पावर आपको पता होगा हिंदू धर्म में पावर किसके पास है, जहां पावर है भैया वहीं लक्ष्मी रहती है। पावर किसके पास है, भगवान विष्णु के पास पावर है, और इस पावर है इसीलिए माता लक्ष्मी आप देखते हैं हमेशा उनके चरण दबाया करती हैं। तो आप जीवन में अगर आपके पास पावर है तो पैसे की कमी कभी नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जहां आप में शक्ति की कमी हुई, जहां आप ऊर्जा से रहित हुए, वहीं पर एक प्रकार से आप मान करके चलो कि आपके पास पावर नहीं। कितना अच्छी फिलोसॉफी आप देखते सनातन धर्म में आपको मिलेगी भाई, जहां पावर है वहीं एक प्रकार से लक्ष्मी है। देखिए बहुत अच्छी बात है। तो शक्ति यानी कि जो पावर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति किसे कहते हैं, किस किस प्रकार की शक्तियां होती हैं, ठीक है, शक्ति के क्या प्रभाव पड़ते हैं समाज पर, इसको भी जानेंगे। और शासन सत्ता पर भी शक्ति के प्रभाव पड़ते हैं, तो इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में सत्ता किसे कहते हैं और वैधता क्या है। सत्ता मतलब जो शासन सत्ता, जैसे मोदी जी की समय सत्ता है तो सत्ता इसी को कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वैधता किसे कहते हैं, वैधता क्या होती है, वैधता का मतलब होता है वैलिडिटी, यानी कितने दिन तक की वैधता है। तो सत्ता भाई हमेशा के लिए तो होती नहीं है, 5 साल की वैधता है, तो उसी वैधता को हम चर्चा करेंगे। वैधता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा वगैरह जानेंगे, सत्ता की परिभाषा समझेंगे, यही सब चर्चा करनी। छोटे छोटे चैप्टर, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं कि सर जी इतने सारे चैप्टर हमको पढ़ने पड़ेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक वीडियो में हो जाएंगे सारे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका अधिकार, दायित्व और कर्तव्य। अधिकार किसे कहते हैं, हर व्यक्ति का आप देखते हैं समाज में कुछ ना कुछ अधिकार होता है। अधिकार ये जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में ही अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, लेकिन आप देखते हैं कि 14 से लेकर के मुख्य रूप से अनुच्छेद 32 तक ही मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। तो मौलिक अधिकार खास करके अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार क्या होता है, अधिकार की परिभाषा। दायित्व किसे कहते हैं, उत्तरदायी, जिसको आप कहते हैं कि भाई हमारा यह कर्तव्य है कि हमको यह करना चाहिए। हमारा दायित्व क्या है समाज में, हम अगर समाज में पैदा हुए हैं या हम इस संस्था के सदस्य बने हैं तो हमारा क्या दायित्व है, क्या भूमिका है, हमारा क्या रोल है, उसको समझेंगे वो क्या है। इसके अलावा कर्तव्य, कर्तव्य समझते हैं भाई कि काम करना जिसको आप कहते हैं, तो कर्तव्य। तो हमारा अधिकार क्या, जैसे मौलिक अधिकार अगर आपको दिया गया 12 से 35 तक, तो वहीं पर आपको अनुच्छेद नंबर 51 के का में मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल कर दिया गया कि अगर आपको भाई कुछ अधिकार दिया जाएगा राज्य की तरफ से, देश की तरफ से, तो आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे कि आपको काम करने के लिए भी बोला जाएगा। क्या काम, जैसे कि देश की रक्षा करेंगे, ठीक है, देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। मतलब हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजे ताकि वो पढ़ सके, ठीक। तो ये आपके कर्तव्य भी है। तो उन कर्तव्यों को हम संविधान की दृष्टि से नहीं, कर्तव्य किसे कहते हैं, कर्तव्य की परिभाषा क्या है, इसको समझेंगे, ठीक है। इसके मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कर्तव्य ये होता है। 17वां चैप्टर आपका है राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर जो होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं और पॉलिटिकल जो नियम कायदे होते हैं उन्हीं की एक प्रकार से संस्करण। संस्कृतियां कहीं ना कहीं पे हस्तांतरण होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति क्या होती है, हस्तांतरित होती है। तो उस चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे स्थानांतरित, और वही जो विचारधारा है, वही रीतियाँ, वही रीति रिवाज राजनीतिक जो होते हैं, जब उनका हस्तांतरण होता है या वो राजनीति से रिलेटेड होते हैं तो उसी को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। चर्चा करेंगे राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा अगला चैप्टर आपका है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता किसे कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। मतलब चैप्टर है आपका राजनीतिक सहभागिता। सहभागिता
एक प्रकार से राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एक प्रकार से कोऑपरेशन या कोरिलेशन एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो उसके बारे में राजनीतिक सहभागिता यानी कहाँ मेल मिलाप, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति में सहभागिता कितनी होती है लोगों की, उसके बारे में। राजनीतिक विकास किसे कहते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, वो किसे कहते हैं। इसके अलावा राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी राजनीति में किस प्रकार से आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन। राजनीति किस प्रकार से मॉडर्न होती जा रही लगातार। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आधुनिकीकरण जो है, जिसको आप अंग्रेजी में मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा आदर्शवाद या जो है प्रत्ययवाद, यहाँ पर प्रत्ययवाद कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती से प्रत्ययवाद, ठीक है, हाँ। तो आदर्शवाद यानी आइडियोलॉजी या आइडियलिज्म या फिर प्रत्ययवाद जिसको आप कहते हैं। तो आदर्शवाद आपको पता होगा किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति जैसे कि महात्मा गांधी हम लोगों के आइडियल हैं, तो उनकी विचारधाराओं पर चले, यानी जो पहले से विचारधारा कोई चली आ रही है उसी विचारधारा को हम फॉलो करें और आगे बढ़े, वो आदर्शवाद आपका। आदर्शवाद के बारे में या प्रत्ययवाद के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है हमको। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है व्यक्तिवाद के बारे में। अच्छा, व्यक्तिवाद क्या होता है? व्यक्तिवाद यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विचारधारा। अब जैसे कि आदर्शवादी राज्य भी होते हैं, प्रत्ययवादी राज्य भी होते हैं। आदर्शवादी राज्य मतलब परंपरागत रूप से चले आ रहे राज्य हैं वही राज्य, ठीक है। व्यक्तिवाद का राज्य का मतलब होता है, व्यक्तिवाद का मतलब होता है आपका जैसे कि एक व्यक्ति है, मतलब सबकी अपनी अपनी विचारधारा, सबके अपने अपने राय। ऐसा देश जहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में एक प्रकार से अपने व्यक्ति मतलब कि अपनी विचारधारा दे रहा है, अपनी विचारधारा से राज्य का निर्वहन करना चाहता है। अगला पॉइंट आपका है अराजकतावाद। अराजकतावाद यानी कि अराजक यानी कि ऐसा राज्य जिसमें क्या ना हो, राजा ना हो, ऐसा देश जिसमें राजा ही ना हो, मुखिया ना हो, सरकार ना हो। तो अराजकतावाद यानी कि इसी को कहते हैं अराजक राज्य, ठीक है। अराजकतावाद का मतलब यही होता है। अराजकतावाद माने विचारधारा, इज्म जिसको आप कहते हैं उसी को विचारधारा कहते हैं। वाद माने विचारधारा सीधा सा। अराजकतावाद, तो अराजकता का मतलब समझते हैं कि जिस राज्य में कोई राजा ना हो, बिना राज्य के एक प्रकार से कल्पना की जाए उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अराजकतावाद अपनी। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे समाजवाद के बारे में, जहाँ पर क्या हो, समाज यानी कि सरकार। समाजवाद का सीधा सा मतलब होता है खास करके पूंजीवादी और अर्थ। समाजवाद का सीधा सा मतलब होता है समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था जैसे रूस में समाजवादी व्यवस्था है, सारे जो उत्पत्ति के साधन होंगे उन पर अधिकार किसका होगा, सरकार का अधिकार होगा, ठीक है। तो समाजवाद है। पूंजीवाद का मतलब होता है कि पूंजीवादी जो व्यक्ति होंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, प्राइवेट हाथों में उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन के एक प्रकार से पूंजीवादी रहेंगे। जैसे अमेरिका में पूंजीवादी राज्य है अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। ब्रिटेन आप लोगों ने देखा होगा, वो साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि सभी देश पर अपना अधिकार कर लिया जाए। आप देखते हैं ब्रिटेन ने ऐसा ही तो किया था, पूरे संसार पर अपना कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा था। तो साम्राज्यवाद वह है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से ही जुड़ी हुई विचारधारा है। साम्राज्यवादी जो खास करके जो देश रहा ब्रिटेन, वो खास करके जब सभी देशों को कब्जा कर रहा था तो उसी संदर्भ में उपनिवेश बना रहा था अपने आप को, मतलब सभी देशों को उपनिवेश। जैसे कि भारत भी एक समय था कि अंग्रेज लोग वहां से बैठ करके यानी अंग्रेजी संसद में भारत के लोगों के लिए कानून बनाया जाना, यही है उपनिवेशवाद। या कोई भी देश हो, अब यहाँ पर हम लोग हैं, हमारे लिए कानून कहाँ बने, ब्रिटेन के संसद में बने। ब्रिटेन के लोग यह तय करें कि भारत वालों को कौन से अधिकार देने हैं, कौन से अधिकार नहीं देने हैं, भारत पर कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा कानून नहीं लागू होगा। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे दूसरा देश यानी ब्रिटेन हम पर कब्जा करे हुए है, भले ही वो यहाँ पर ना हो लेकिन कब्जा है। तो उपनिवेश, हम एक समय ऐसा था कि भाई हम लोग क्या थे, उपनिवेश थे। 1857 आप देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद में डायरेक्ट क्राउन के हाथों में शासन जाता है और वो लोग हम पर कब्जा करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उपनिवेशवाद के चंगुल में हम लोग क्या थे, जकड़े हुए थे, ठीक है। और उपनिवेशवादी एक प्रकार से जो देश रहा कौन सा रहा है, ब्रिटेन रहा है, इंग्लैंड रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 26 नंबर क्वेश्चन। आगे अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्र, मतलब अगला जो चैप्टर है वो है राष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म, यानी कि एक प्रकार से अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना। ठीक है। स्वदेश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे राष्ट्रवाद की विचारधारा, जैसे राष्ट्रवाद जो है वो कहीं ना कहीं पे अलग अलग देश में अलग अलग राष्ट्रवादी विचारक हैं और अलग अलग विचार भी हैं। जैसे ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद है, जो अमेरिका का राष्ट्रवाद है, जो रूस का है, जो फ्रांस का, जर्मनी का है, इटली का है, वो राष्ट्रवाद क्या भारत का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। राष्ट्रवाद में भी देश के साथ अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। राष्ट्रवाद खास करके ये चर्चा करेंगे, विश्व स्तर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद के बारे में यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। किसी विशेष देश के संदर्भ में हमको नहीं पढ़ना है कि भाई भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में, ना, हमको पढ़ना राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा चर्चा करेंगे एक आध दो विद्वानों के अनुसार, और राष्ट्रवाद के बारे में उसकी विशेषताएं चर्चा कर लेंगे। बस हो गया आपका चैप्टर। अगला प्रश्न आपका वही पूछा भी जाएगा, विशेषताएं और परिभाषा। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, या हिंदी में एक शब्द इसके लिए और भी प्रचलित है भूमंडलीकरण के लिए, जिसको आप बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन बात एक ही है। अच्छा, ये होता क्या है वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण? जैसे आप एक ही विचारधारा, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि सभी देश एक प्रकार से आपस में जुड़ करके एक विश्व का निर्माण करें, एक विश्व स्तर के देश का निर्माण करें। ऐसी विचारधारा जो पूरी पृथ्वी को अपना समझती हो, वो वैश्वीकरण है। चर्चा करेंगे इस पर। राष्ट्रवाद, भूमंडलीकरण यानी एक प्रकार से जो वैश्वीकरण है उसके बारे में। मानवाधिकार, मानवाधिकार का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मानव का अधिकार। मानवाधिकार मतलब प्राकृतिक अधिकार को जो मिले हुए मानव को, उसके संदर्भ में है। मानवाधिकार आयोग भी बने हुए हैं और मानवाधिकार को लेकर के एक प्रकार से चीजें भी बताई गई। मानवाधिकार के अनुच्छेद भी अलग से बनाए गए हैं मानवाधिकार आयोग के द्वारा। तो मानव के कुछ अधिकार होते जो कि मनुष्य को पैदा होते ही मिल गए हैं, और ये अधिकार किसी एक देश के व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के अधिकार समान हैं। सभी देश के लोग समान हैं और सभी के अपने अपने अधिकार भी हैं। उसी अधिकार को यहाँ पर मानवाधिकार के रूप में चर्चा करेंगे। यानी कि अगर कोई मान लेते पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार वहाँ की सरकार करे, तो मानवाधिकार आयोग जो होगा क्या करेगा, उस पर केस ठोकेगा और वहाँ पर एक प्रकार से कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये है मानवाधिकार। इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका नारीवाद। नारीवाद का मतलब क्या है? नारियों को आप देखते पहले, अब ये आप देखते पहले नारी को केवल भोग की वस्तु समझते थे लोग। जैसे आप आदिकाल हिंदी साहित्य में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर नारी क्या होती थी, एक प्रकार से भोग की वस्तु हुआ करती थी। यानी कि नारी को लोग ये समझते थे एक वस्तु के रूप में, कि बस नारी केवल काम वासना को मिटाने की एक प्रकार से एक साधन है, एक वस्तु है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदी साहित्य में ही आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद या छायावाद जब आता है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर यह भी कहा गया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है, नारी के बारे में कहा गया। ठीक है, इसके अलावा नारी की उदात्त भावना, नारी के प्रति सहानुभूति आप छायावाद में देखेंगे, और वही समय है नारीवाद के उग्र होने का। उसी समय जब छायावाद की कविताएं लिखी जा रही थी, उसी समय विश्व स्तर में आप देखते नारीवाद की विचारधारा चरम पर थी। तो उस नारीवादी विचारधारा के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि नारी भी अपने हक के लिए आगे बढ़ रही थी, और उसके बारे में चर्चा करें नारीवाद किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 31 नंबर, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था विश्व स्तर पर। जैसे भारत में क्या संसदात्मक शासन प्रणाली है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली मतलब क्या, कि भारत में संसद है, संसद के दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और राष्ट्रपति क्या होता है, एक प्रकार से वो भी संसद का ही एक अंग है। तो संसद यानी कि राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, उसमें क्या होगा, कानून बनेगा, एक प्रकार से व्यवस्थापिका होगी। तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, देश चलाने की एक प्रक्रिया, संसदात्मक शासन व्यवस्था। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जिसमें केवल अध्यक्ष ही हो,
अध्यक्षीय मुखिया हो तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो संसदात्मक राज्य के बारे में और अध्यक्षात्मक राज्य और उसकी व्यवस्था के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इन चीज़ों को जानने का प्रयास और उनकी विशेषताएं और इनके लाभ और हानि। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है आप प्रश्न ये है, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच में अंतर, लाभ और हानि दोनों के, और इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है, इसको हम चर्चा करेंगे बताने का। अगला प्रश्न आप देखते हैं यहीं पर आपके एग्जाम में के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकात्मक और संघात्मक शासन। आप देखते हैं भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताओं को जो है पिरोए हुए है अपने आप में। तो एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल किसे कहते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सब राजनीतिक दल ही हैं। तो इनके बारे में अच्छा भारतीय संदर्भ में नहीं चर्चा करनी है, विश्व स्तर पर ही चर्चा करनी है और केवल परिभाषा देखनी, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दबाव समूह किसे कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स जिसको आप कहते हैं। कुछ दबाव समूह जैसे अखिल भारतीय विद्या परिषद हो गई, अखिल भारतीय किसान महासभा हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब राजनीतिक दलों पर क्या करते हैं, सरकार पर, राजनीतिक दलों पर प्रेशर डालती हैं, इसीलिए इनको दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, क्योंकि ये लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और लोगों की हित के बारे में बात करते हैं। लोगों की हित को ध्यान में रख करके ये सरकार के नियमों का विरोध भी करते हैं और सरकार के नियमों का समर्थन भी करते हैं। सरकार अगर कोई नियम बनाती है, संसद में कोई नियम पास होता है, अगर वह नियम ठीक नहीं है तो वह जो है प्रेशर ग्रुप क्या करेगा, विरोध करेगा उस नीति का। तो ये दबाव समूह होते हैं। ठीक है, दबाव समूह का राजनीति में बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे 35 नंबर, सरकार के अंग। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। एक होती व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका जो कि क्या करती है, कानून को बनाती है। ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका में जितने सरकारी सर्विस करने वाले लोग हैं वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। व्यवस्थापिका जितने सांसद, विधायक और ये सब आते हैं, सब व्यवस्थापिका में है, ये सब कानून बनवाते हैं। न्यायपालिका में जज वज जितने हैं आपके, सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका क्या करती है, देखिए व्यवस्थापिका कानून निर्मात्री है, यानी कानून को बनाती है। ठीक है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती, पुलिस वगैरह डीएम हम सब क्या करते हैं, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती कि भाई कानून ऐसे चलेगा। कानून का उल्लंघन कोई करता है तो उसको दंड देती है कौन, कार्यपालिका। ठीक है, जो न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका लागू करती है। अगर उस कानून में जो व्यवस्थापिका ने बनाया है उस नियम में कोई त्रुटि रह जाती है, संविधान के खिलाफ पता चलता है कि है, तो न्यायपालिका क्या करती है, उसकी जांच करती है कि भाई कौन सा कानून सही है और कौन सा कानून गलत है। अच्छा, दंड जो देता है वो न्यायपालिका की तरफ से दिया जाता है। कार्यपालिका के लोग उसको पकड़ तो सकते हैं, पुलिस लोग पकड़ तो सकते हैं, लेकिन आपको दंड देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। जो पुलिस वाले मारते हैं, थाने में कूचते हैं, इसका अधिकार उनको नहीं है। पुलिस वालों को यह अधिकार है कि आपको पकड़ करके बंद करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करेंगे। ठीक है, आने जाने के समय को छोड़ करके आपको न्यायालय में गिरफ्तारी, यानी कि जैसे जीडी पर नाम चढ़ता है आपका, कोई कांड आप करते हो, जीडी पर नाम चढ़ा, उसके 24 घंटे के बाद में पुलिस का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वह आपको न्यायालय में या फिर मामला न्यायालय में पेश करे। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो आपका या आपके पक्ष का वकील जो होगा क्या कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जो होगा वो जारी करवा करके अनुच्छेद 32 के तहत क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या उसमें पीआईएल, मतलब कि उसमें हाई कोर्ट या फिर जो भी नज़दीकी कोर्ट होगा उसमें पीआईएल फाइल करेगा। उसके बाद में क्या होगा, पुलिस को बुलाएगी, जो जजमेंट मतलब कि जो वो होगा जज बुलाएगा कि भाई क्यों बंद करे हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उससे पूछताछ की जाएगी, भाई आपने क्यों बंद किया, और तमाम प्रकार की पूछताछ होगी। अगर वो सही कारण बता पाता है पुलिस अधिकारी तो बच जाएगा, नहीं तो उसकी वर्दी वहीं पर चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि भाई सबसे पहले कोई कांड ही ना करें, कोई गलत काम करे ही ना जिससे आपको पुलिस वगैरह के लफड़े में पड़ना पड़े। हालांकि ये सब आपको बताने में या मेरे बताने में तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब वर्तमान परिवेश में आप इसको जिएंगे तो ऐसा जैसा लिखा हुआ है वैसा हो सकता है आपको ना मिले। पुलिस वगैरह क्या करते हैं आजकल तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो जो लिखी हुई बातें हैं उसके तहत मैंने बताया कि ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा आप लोग ट्राई बिल्कुल भी ना करें, कोई भी एक प्रकार से जो संविधान के खिलाफ बातें हों उसको ना करें, जो एक प्रकार से कानून के खिलाफ चीज़ें हों, कृत्य हों, कर्म हों, उन कर्मों को बिल्कुल ना करें। ठीक है, जिससे आपकी मर्यादा और गौरव हमेशा बना रहे। आगे देखते हैं तो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका क्या होती है, इनके अंग, इनके कार्यों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में
संविधान किसे कहते हैं और संविधानवाद क्या है। संविधानवाद या संविधान होता क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है और संविधानवाद यानी संविधान बनाने के पक्षधर लिखित किताब होती है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, संविधानवादी विचारधाराओं के बारे में। उसके अंदर लोकतंत्र यानी कि जिसको आप प्रजातंत्र बोलते हैं या लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है, या एक प्रकार से आप देखते हैं लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बताइए सभी लोग, लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र या प्रजातंत्र के बारे में अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था कि जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन जो होता है वही लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं पे बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता में ही वहाँ का शासन निहित है। भारत की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही कानून बनता है और उन्हीं एक प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा आप देखते हैं, या फिर जो कार्यपालिका के लोग होते हैं वह भाई अपनी मेहनत करके तदुपरांत उसके बाद में जाते हैं। तो ये व्यवस्थापिका यानी कि जो कानून बनाते हैं वो कहीं ना कहीं पे हम लोग चुनते हैं और 5 साल बाद फिर अधिकार होता है कि उनको हम हटा भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये होता है आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ बुलंद होती, जनता का ही शासन होता है कुल मिला करके, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आपका चैप्टर है 38 नंबर है समग्र अधिकारवाद। समग्र अधिकारवाद की अगर बात की, समग्र अधिकारवाद के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है, किसे कहते हैं, विशेषताएं चर्चा करेंगे इसकी। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न आपका है, मतलब 39 नंबर चैप्टर है लोकमत किसे कहते हैं। लोकमत क्या होता है। लोकमत मतलब क्या होता है, पब्लिक का मत, सभी लोगों का मत, एक प्रकार से सभी लोगों का समान मत होता है, पूरे के पूरे समूह का। तो लोकमत उसे कहते हैं, पूरा हम विस्तार से बताएंगे लोकमत किसे कहते हैं, लोकमत की विशेषताएं, लोकमत के कार्य क्या क्या होते हैं उसको जानेंगे, मतलब लोकमत किन चीज़ों के कारण से वो लोकमत होता है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 40 नंबर को मतलब आपका चैप्टर है सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, ठीक है, सोशल जो न्याय होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। इसके बाद में अगला जो आपका चैप्टर है वो है कौन सा, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता यानी कि जिसको आप बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। वैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द कोई नहीं, पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता भारतीय संदर्भ उसका अलग है और ब्रिटेन या फिर जो अलग देश है उसमें पंथ निरपेक्षता का थोड़ा अलग अर्थ है। तो पंथ निरपेक्षता का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी देश में किसी भी धर्म के हिसाब से वहाँ का राजनीतिक मामला नहीं देखा जाएगा, सभी धर्मों का राज्य सम्मान करेगा और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। किसी धर्म के प्रति झुकाव, किसी धर्म के प्रति रुझान देश का या कानून व्यवस्था का नहीं होगा। इस बात को खास करके जो देश ऐसा फॉलो करता है वो पंथ निरपेक्ष देश होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा कर देना। विकेंद्रीकरण, केंद्र में कोई ना रहे, विकेंद्रीकरण हो जाए, एक प्रकार से सत्ता कई लोगों में बंट जाए तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। किसी भी चीज़ का विकेंद्रीकरण, जैसे मान लेते हैं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और 10-12 टीचर ला करके पढ़वाने लगूँ तो विकेंद्रीकरण होगा कि भाई हमने क्या किया, या मैं एक प्रकार से, या आप ही हो, आपका खेत था 10 बीघे खेत है, अब आप 4 बीघे अपना बो रहे हो, बाकी 6 बीघे में 3 लोगों को बांट दिया 2-2 बीघे। तो ये क्या कर दिया आपने, खेत का विकेंद्रीकरण कर दिया कि लोगों के पास और बंटवा, तो विकेंद्रीकरण हो गया। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा 43 नंबर आपका क्वेश्चन मतलब चैप्टर है, उसका क्या नाम है, चैप्टर नंबर 43 का प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है एक प्रकार से रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रतिनिधित्व करने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट आपका जो 44 नंबर चैप्टर है उसका नाम है उत्तर आधुनिकतावाद। तो उत्तर यानी आधुनिकतावाद, मॉडर्नाइजेशन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का जो आज का दौर चल रहा है उसको बोलते हैं उत्तर मॉडर्नाइजेशन या एक प्रकार से उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास हम करेंगे लास्ट में। इस प्रकार से आपने लगभग 44 चैप्टर के बारे में पूरे के पूरे सिलेबस को आपने जाना कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे प्रश्न वहाँ से आते हैं, किन चीज़ों पर हमको फोकस ज़्यादा करना है, किन पर कम करना है। इन चीज़ों को भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, विस्तार से मैंने आपको सिलेबस को आपको समझाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर आपके समझ में सिलेबस आया हुआ होगा। इसी प्रकार से अगर आप कहेंगे तो सोशियोलॉजी का और शिक्षा शास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, सभी का सिलेबस में बताने का प्रयास करूँगा। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपकी क्लासेस जल्दी प्रारंभ होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।